Hello people, this is JDK Guru and today in this video lecture I am going to explain you a very famous critical essay by Thomas Stern Eliot. What is a classic? This is very important critical essay because this is based on T.S. Eliot concept. Once T.S. Eliot declared that I am Catholic in religion, royalist in politics and classist in literature. तो हमें जानना होगा कि वो क्लासिस्ट किसे कहते हैं और क्लासिक राइटर किन्हें कहते हैं। तो इन सब को जानने के लिए हमें उनकी एक फेमस क्रिटिकल एस्से है व्हाट इज अ क्लासिक, इसे पढ़ना जरूरी है। द एस्से व्हाट इज अ क्लासिक was an address delivered before the Virgil Society on the 16 October 1944 by T.S. Eliot। ये एक एस्से है, लेटर ऑन इसको पब्लिश किया गया एज एस्से। एक्चुअली ये क्या था, एक एड्रेसिंग था जो कि टी.एस. एलियट ने वर्जिन सोसाइटी को दिया था और इनका डेट क्या था 16 अक्टूबर 1944 में टी.एस. एलियट ने दिया था। लेटर इट वाज पब्लिश्ड बाय फेवर एंड फेवर लिमिटेड के द्वारा ये पब्लिश्ड किया गया। इन द एस्से व्हाट इज अ क्लासिक, T.S. Eliot not only tries to define what he means by the word classic, but at the same time champions Virgil as a poet। इस एस्से में वो सिर्फ वर्ड को क्लासीफाई वर्ड को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो एक पोइट वर्जिल, एक महान पोइट वर्जिल को मतलब वो सपोर्ट कर रहे हैं कि वो एक क्लासिक पोइट है और वो बता रहे हैं कि क्लासिक पोइट या राइटर का सबसे परफेक्शन या सबसे बेटर एग्जाम्पल जो है वह है वर्जिल। तो ये बता रहे हैं वर्जिल एज अ पोइट ही स्टार्ट्स बाय सेइंग दैट इन द होल ऑफ यूरोपियन लिटरेचर देयर इज नो पोइट हु कैन फर्निश द टेक्स्ट फॉर अ मोर सिग्निफिकेंट वैरायटी ऑफ डिस्कोर्स दैन वर्जिल। वो ये बताते हैं कि पूरे यूरोपियन लिटरेचर में ऐसा कोई राइटर नहीं है जो अपने बातों को, अपने डिस्कोर्स को इतना लॉजिकली और इतना सिग्निफिकेंटली वो प्रेजेंट कर सकते हैं जितना कि वो वर्जिल करते थे। इट मीन्स वर्जिल वो सबसे बेस्ट पोइट और सबसे क्लासिकल पोइट है अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट। वो यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्जिल जो है वो पूरे यूरोपियन लिटरेचर में सबसे महान, सबसे क्लासिक पोइट है, उनको क्लासिक बताने की कोशिश करें। Thus, from the very beginning of the essay, it is clear in the essay that it is a celebration of Virgil as a poet and his classic status। ये बिगिनिंग में ही पता लग जाता है कि टी.एस. एलियट का इंटेंशन क्या है, इस एस्से में वो क्या बताना चाहते हैं। इस एस्से में टी.एस. एलियट ये बताना चाहते हैं, वो एक डिक्लेरेशन करना चाहते हैं, एक सेलिब्रेशन करना चाहते हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्जिल ही है पूरे यूरोपियन लिटरेचर में जो कि एक क्लासिकल पोइट है और वही डिजर्विंग है एक क्लासिकल पोइट कहने के लिए। अदरवाइज पूरे यूरोपियन लिटरेचर में ऐसा कोई क्लासिकल पोइट नहीं है, ना तो कोई ऐसा क्लासिकल राइटर है। सिर्फ एक वर्जिल को छोड़कर सब जो है वो समान राइटर है, लेकिन उस लेवल का कोई राइटर नहीं है। There is no other poet in the whole of Europe who can be compared to Virgil and therefore he is the only classic writer according to Eliot। यहाँ पे क्लियर बात है कि कह रहे कि कोई ऐसा राइटर है ही नहीं जिससे हम वर्जिल को कंपेयर कर सके, यानी वो पूरे यूरोपियन कंटिनेंट में वो सिंगल पीस है जिसको हम क्लासिक पोइट कह सकते हैं। ये इंटेंशन है टी.एस. एलियट का इस एस्से में। फर्दर एज एलियट ट्राइज टू डिफाइन व्हाट ए क्लासिक इज ही से, और दूसरी बात वो ये कहना चाहते हैं कि क्लासिक का मतलब क्या होता है, क्लासिक किसे कहते हैं, इसके मीनिंग को समझाने की वो कोशिश करते हैं। He says if there is one word on which we can fix, अगर कहते हैं कि हम क्लासिक के लिए अगर कोई एक वर्ड को हम फिक्स कर लेते हैं
और बताने की कोशिश करते हैं विच विल सजेस्ट द मैक्सिमम ऑफ व्हाट आई मीन बाय द टर्म अ क्लासिक, जिसका मतलब क्लासिक का मतलब क्या होगा वो मैं एक सिंगल वर्ड में बता सकता हूं या सिंगल वर्ड रख सकता हूं, और वो सिंगल वर्ड क्या होना चाहिए, इट इज द वर्ड मैच्योरिटी। ये वर्ड क्या होना चाहिए, मैच्योरिटी, परिपक्वता, मैच्योरिटी। अ क्लासिक कैन ओनली अकर व्हेन अ सिविलाइजेशन इज मैच्योर। और कहते हैं कि क्लासिक राइटर तभी बनते हैं जब एक सिविलाइजेशन मैच्योर होता है, लैंग्वेज मैच्योर होता है, माइंड मैच्योर होता है, तब जाके एक क्लासिक राइटर जन्म लेते हैं। When a language and a literature are mature, and it must be the work of mature mind, it is the importance of that civilization and that of the language as well as the comprehensiveness of the mind of the individual poet which gives universalities. यूनिवर्सलिटी कहते हैं कि एक क्लासिक राइटर का जन्म एक क्लासिक सिविलाइजेशन में होता है। एक क्लासिक राइटर होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, पहले तो क्लासिक एक सिविलाइजेशन होना चाहिए, लैंग्वेज क्लासिक होना चाहिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव माइंड होना चाहिए, मैच्योर लैंग्वेज, मैच्योर सिविलाइजेशन, मैच्योर लिटरेचर, ये सारे होना चाहिए तब जाके, और उनके अंदर यूनिवर्सलिटी होना चाहिए, यूनिवर्सल अपील होना चाहिए, उनको हम बोलते हैं क्लासिक। Thus T.S. Eliot talks about three things when we tries to define a classic. जब भी हम क्लासिक की बात करते हैं तो T.S. Eliot तीन चीजों पे फोकस करते हैं क्लासिक होने के लिए। वो बताते हैं कि क्लासिक के तीन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला क्या होता है, सिविलाइजेशनल मैच्योरिटी, सिविलाइजेशनल मैच्योरिटी होना चाहिए। दूसरा मैच्योरिटी ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर होना चाहिए, और तीसरा जो है वर्क ऑफ मैच्योर माइंड होना चाहिए। ये तीन चीज है, सिविलाइजेशनल मैच्योरिटी, मैच्योरिटी ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड अ वर्क ऑफ मैच्योर माइंड होना चाहिए। थ्री एलिमेंट्स हैं। एक क्लासिकल राइटर बनने के लिए सबसे पहले उस राइटर का फॉर्चुनेट ये होना चाहिए कि उनका जन्म जो है एक सिविलाइज्ड और एक मैच्योर सिविलाइजेशन में हुआ, यानी उसकी सिविलाइजेशनल मैच्योरिटी होनी चाहिए उनके अंदर। दूसरा जो है मैच्योरिटी ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर होना चाहिए। तीसरा जो है वर्क ऑफ मैच्योर माइंड होना चाहिए। तीन एलिमेंट्स बताए उन्होंने। While defining the maturity of literature, Eliot mentioned that a mature literature therefore has a history behind it, a history that is not merely a chronicle, an accumulation of manuscripts and writings of this kind and that, but an ordered, though unconscious process of language to realize its own potentialities within its own limitation. आप समझ सकते हैं कि एक बोलते हैं कि एक मैच्योर लिटरेचर किसे कहते हैं, उनके पीछे एक इतिहास होता है, एक ऑर्डर होता है, एक डिसिप्लिन होता है। कहीं ना कहीं आप अगर ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट अगर पढ़े हैं, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप इस बात को आसानी से समझ सकते हैं। टी.एस. एलियट के कहने का मतलब ये है कि क्लासिक लिटरेचर या राइटर के पीछे एक इतिहास होता है, एक ऑर्डर होता है, एक डिसिप्लिन होता है। वो अचानक नहीं आ जाता है या अचानक वो क्लासिक नहीं बन जाता। उसमें सारे पास्ट का कंट्रीब्यूशन होता है, सारे क्रॉनिकल एस्पेक्ट का जो है कंट्रीब्यूशन होता है, तब जाके वो एक क्लासिक राइटर बनता है, इन सारे के कंट्रीब्यूशंस के बाद। इन अदर वर्ड्स, व्हाट इलियट मीन्स इज दैट वर्जिल और शेक्सपियर कैन डू टू डेवलप अ लैंग्वेज, बट द पोएट्स can do nothing unless the work of his predecessors are prepared in such a way that the poet can give it a final touch. What Eliot is repeating here is what he has mentioned earlier in his essay on tradition and individual talent. आगे देखिए, वो बताते हैं कि Eliot means is that Virgil or Shakespeare can do to develop a language, but the poets can do nothing unless the work of his predecessors are
prepared in such a way that the poet can give a final touch। एक फाइनल टच का मतलब क्या होता है कि सपोज शेक्सपियर हो चाहे वर्जिल हो, ये एक क्लासिकल तभी बनते हैं जब इनके जो प्रेडिसेसर्स जो थे, इनसे पहले वाले जो राइटर थे, इन्होंने लैंग्वेज के लिए बहुत काम किया, लिटरेचर के लिए बहुत काम किया, तो उन्होंने लैंग्वेज एंड लिटरेचर को मैच्योर किया और उसका फायदा शेक्सपियर को हुआ, वर्जिल को हुआ, उनके जो प्रेडिसेसर थे उनका फायदा इनको हुआ और इन्होंने उस चीज़ों को पुशअप किया, इन्होंने उन चीज़ों को फॉरवर्ड किया और ये एक फाइनल टच दिया कि इनको एक क्लाइमेक्स तक पहुंचा दिया, एक हाईएस्ट ऑर्डर तक ले गए। तो ये क्या है ना कि उनके प्रेडिसेसर्स का सपोर्ट था, इतिहास का सपोर्ट था, हिस्ट्री का कंट्रीब्यूशंस था, प्रेडिसेसर्स का था, यानी जो भी क्रॉनिकल ऑर्डर उन सब का कंट्रीब्यूशन था एक क्लासिक पोइट के लिए, राइटर्स के लिए। ये कहने का मतलब उनका था। Therefore, in What a Classic, Eliot writes, the maturity of a literature is the reflection of that of the society in which it is produced। ये काफ़ी important point है, you must concentrate on this point। वो क्या कहना चाहते हैं कि the maturity of literature is the reflection of that of the society in which it is produced। मैच्योरिटी ऑफ लिटरेचर का मतलब ये है कि जब ये रिफ्लेक्ट करता है कि उस समय की सोसाइटी को, जिस समय ये लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ। ऑफ कोर्स एक मैच्योर और एक मैच्योरिटी ऑफ लिटरेचर को प्रेजेंट करने के लिए उस सिविलाइजेशन को, सोसाइटी को मैच्योर होना पड़ेगा, तभी जाकर वो एक लिटरेचर या एक लैंग्वेज जो है वो मैच्योर हो सकता है। एन इंडिविजुअल ऑथर, नोटेबली शेक्सपियर और वर्जिल, कैन डू मच टू डेवलप हिज लैंग्वेज, but he can not bring that language to maturity unless the work of his predecessors has prepared it for his final touch। of course या वर्जिल हो या शेक्सपियर हो, वो लैंग्वेज के लिए, लिटरेचर के लिए बहुत चीज़ कर सकते हैं, वो फाइनल टच तक जा सकते हैं, लेकिन अगर उनके प्रेडिसेसर्स ने अगर उनकी सपोर्ट नहीं की होती, इस मैच्योरिटी ऑफ लैंग्वेज और लिटरेचर के लिए अगर काम नहीं किया होता, तो शायद ये भी लैंग्वेज को आगे तक नहीं बढ़ा सकते, लिटरेचर को आगे तक नहीं बढ़ा सकते। जो शेक्सपियर है या वर्जिल है, इनको क्या करना है, ये इन सारे का सम अप करके कंक्लूजन है, ये कॉन्सिक्वेंसेस, आउटकम है जो इनको फाइनल टच देना है। इनके पीछे इनके प्रेडिसेसर्स हैं, इनके इंसेस्ट्रल एस्पेक्ट्स हैं और क्रॉनिकल्स इवेंट्स हैं, ये सारे चीज़ इन सारे राइटर्स को आगे बढ़ाते हैं और क्लासिकल बनाते हैं। Thus, according to T.S. Eliot, what is significant is that the language in which a poet is writing should be mature enough so that the poet can give the final touch to it to produce a classic। तो इसलिए लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस लैंग्वेज में पोएट लिख रहे हैं वो लैंग्वेज को मैच्योर होना पड़ेगा, वो लैंग्वेज की मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी है ताकि वो पोएट या राइटर उसको फाइनल टच दे सके, ताकि ये क्लासिक कहला सके। इन अदर वर्ड्स, अ सिंगल पोएट डज नॉट प्रोड्यूस अ क्लासिक। और ये भी कह रहे हैं कि एक सिंगल पोएट, एक सिंगल राइटर वो क्लासिकल टच नहीं दे सकते हैं, वो किसी भी लिटरेचर को, किसी भी लैंग्वेज को क्लासिक नहीं बना सकते हैं। बट देयर आर मेनी अदर पोएट्स एंड राइटर्स हु गॉट इनटू द मेकिंग ऑफ ए क्लासिक। हालांकि इसमें बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे पोएट्स तब जाके उसे क्लासिक बनाते हैं, सारे के कंट्रीब्यूशन से। Virgil has written a classic according to Eliot, but one has to understand that what Eliot is saying is that the writers before him in the Roman civilization has gone into making the language so mature that Virgil could give a final touch to it to produce his classic। कहा है कि civilizations को मैच्योर होना चाहिए। Of course, Virgil was very fortunate कि उसका जन्म एक मैच्योर सिविलाइजेशन में हुआ, जहाँ लैंग्वेज मैच्योर था, जहाँ लिटरेचर मैच्योर था, और उन्होंने इसको फाइनल टच दिए। तो इसके कहने का मतलब, टी.एस. एलियट के कहने का मतलब ये है कि वर्जिल जो है वो अपने प्रेडिसेसर्स, अपने सिविलाइजेशन, अपने लैंग्वेज और लिटरेचर के बहुत बहुत थैंकफुल है।
ताकि उनको क्लासिक बनाया। Further, Eliot stated that maturity of language may naturally be expected to accompany maturity of mind and manners. वो बताते कि maturity of language may naturally be expected to accompany maturity of mind and manners. जब जहाँ पे maturity of language होगा वहीं पे maturity of mind और manner भी होगा, क्योंकि एक दूसरे के साथ interlinked होते हैं. We may expect that language to approach maturity at the moment when it is a critical sense of the past, इसका critical sense of past होना चाहिए, confidence in the present में confidence होना चाहिए, and no conscious doubt of the future, और future के बारे में कोई doubt भी नहीं होना चाहिए. In literature this means that the poet is aware of his predecessors and that we are aware of the predecessors behind his work, as we may be aware of the ancestral traits in a person who is at the same time individual and unique. उनके अंदर इसका भी इन्फ्लुएंस होना चाहिए, क्या चीज़ का, एक ऑर्डर होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए. अगर वो किसी चीज़ को लिखते हैं उनके पीछे कोई बुक होगा, रिसोर्स होगा, उस बुक के पीछे कोई रिसोर्स होगा, कोई सोर्स होगा, उसके पीछे कोई रिसोर्स होगा, तो मतलब ये एक कनेक्टिविटी है, एक डिसिप्लिन है, ट्रेडिशन है, जिसको टी.एस. एलियट कहते हैं, ट्रेडिशन है, और उसके अंदर कोई यूनिकनेस होगा जो कि आगे हेल्प करेगी. तो ये एक ट्रेडिशन और ये एक टैलेंट है. ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट को समझना, ये कोई आम बात नहीं. ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट को समझना, इसके लिए आपके अंदर भी कॉम्प्रिहेंसिवनेस होना चाहिए, आपके अंदर भी मैच्योरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए, मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, मैच्योरिटी ऑफ लैंग्वेज होना चाहिए. तब जाके आप ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट को समझेंगे. अगर ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट को आप समझ गए तो आपके लिए टी.एस. एलियट काफी आसान हो जाएगा. Eliot then gives the example from English literature, where he mentioned that in the period of the Renaissance, it means that is the 16th century England, there is a semblance of maturity. वहाँ पे दिखावा दिखता है, semblance of maturity दिखता है 16th century में. वो दिखावा बोलते, वो उसको रियलिटी नहीं बोलते, दिखावा बोलते, semblance बोलते, semblance of maturity, which is borrowed from antiquity, जो क्लासिकल ग्रीक से लिया गया है, रोमन सिविलाइजेशन से लिया गया 16th century. बट इवन दो देर इज ए semblance of maturity, हालांकि वो पूरी मैच्योरिटी नहीं है, semblance of maturity with मिल्टन. और वो भी बताते कि मिल्टन के साथ मिल्टन was in a better positions to have a critical sense of past. कहते कि मिल्टन जो है उसके अंदर semblance of maturity है, बिकॉज वो थोड़े क्लासिक लगते हैं टी.एस. एलियट के अकॉर्डिंग, पूरे क्लासिक नहीं, क्योंकि उनके अंदर सेंस ऑफ पास्ट है, ऑफ ए पास्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है. देन हिज ग्रेट प्रेडेसेसर्स, जो कि उनके प्रेडेसेसर्स के अंदर नहीं थे, जो कि मिल्टन के पास है. टू रीड मिल्टन इज टू बी कन्फर्म इन रिस्पेक्ट फॉर द जीनियस ऑफ स्पेंसर. कहीं ना कहीं मिल्टन के अंदर जीनियस ऑफ स्पेंसर दिखता है, एडमंड स्पेंसर. And in gratitude to Spencer for having contributed towards making the works of Milton possible. और ये contributions of मिल्टन के प्रेडिसेसर्स यानी एडमंड स्पेंसर के हैं, जिसकी वजह से उनके वर्स पॉसिबल हुए, उन्होंने वर्स इतना अच्छा लिखा. सो मिल्टन अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट would not have achieved the greater heights that he has achieved without Spencer as his predecessors. मतलब वो मिल्टन भी उतनी ग्रेटनेस को अचीव नहीं कर पाए, अगर स्पेंसर ना होते तो और भी वो नहीं कर पाते. ये टी.एस. एलियट इज ऑफ द ओपिनियन दैट मिल्टन कुड नॉट प्रोड्यूस अ क्लासिक इन द सेंस, ऐसे कोई प्रोड्यूस नहीं हुए एज ए क्लासिक इन द सेंस वर्जिल डिड, जिस तरह से वर्जिल ने किया. इस तरह से हम मिल्टन को वर्जिल से कंपेयर नहीं कर सकते. वर्जिल जो है टॉप ऑर्डर के राइटर है, वो पूरी तरह से क्लासिक मानते हैं टी.एस. एलियट, लेकिन मिल्टन को वो सिम्बलेंस मैच्योरिटी मानते हैं कि उनके अंदर मैच्योरिटी है, लेकिन वो संभावना दिखता है, दिखावा है, प्योर मैच्योरिटी नहीं है, प्योर क्लासिज्म नहीं है उनके अंदर. Eliot goes on to state further that my own opinion is that we have no classic is and no classic poet in English. और इस बात को याद रखिएगा, टी.एस. एलियट कहते हैं कि हम ये मान के चलते हैं वी हैव नो क्लासिक इज, हमारे यहाँ कोई क्लासिक इज नहीं है,
ना तो कोई क्लासिक पोइट है इन इंग्लिश। क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि टी.एस. एलियट ये कहते हैं कि कोई क्लासिक एज नहीं है इंग्लिश में, ना तो कोई क्लासिक पोइट है इंग्लिश में। नो पोइट हैज इवन शोन अ फाइनर सेंस ऑफ प्रोपोर्शंस देन वर्जिल। कोई भी ऐसा सेंस नहीं दिखाता जैसा कि वर्जिल। इन द यूज ऑफ मेड ऑफ ग्रीक एंड द अर्लियर लैटिन पोएट्री, it is this development of one literature or one civilization in relation to another which gives a peculiar significance to the subject of Virgil's epic. In Homer, the conflict between the Greeks and the Trojans is hardly in scope than a feud between the Greek city-state and the coalitions of other city-state. Behind the story of Aeneas is the consciousness of the more radical distinctions. A distinction which is at the same time a statement of the relatedness between two great cultures and finally of their reconciliations under all embarrassing destiny. इसमें ये बताते हैं कि यूजुअली इट इज़ द नॉर्म इन यूरोप टू लुक एट हमर एज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पोएट्स बिकॉज ऑफ हिज टू एपिक्स। एक्चुअली पूरे यूरोप में ये माना जाता है कि जो हमर है वो सबसे महान राइटर है, सबसे क्लासिक, वो एक क्लासिकल राइटर है, क्योंकि उनके जो दो एपिक्स हैं उनके लिए उनको महान मान लिया जाता है, उनको क्लासिक माना जाता है। व्हाट इज ए क्लासिक, लेकिन वो अपने इससे व्हाट इज ए क्लासिक में टी.एस. एलियट ये बताते हैं, टी.एस. एलियट गोज ऑन टू प्रूव हाउ इट इज नॉट हमर बट वर्जिल हु हैज बीन एबल टू प्रोड्यूस अ क्लासिक। टी.एस. एलियट यहाँ तक चले जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये हमर क्लासिक नहीं है बल्कि वर्जिल क्लासिक है। वो उतने हद तक नहीं जा पाए जहाँ तक वर्जिल गए हैं एज ए क्लासिक। दिस इज नॉट टू से दैट टी.एस. एलियट इज डिग्लैमराइजिंग हमर। इसका मतलब ये नहीं कि डिग्लैमराइजिंग कर रहे हैं हमर को। What he intends to show in the essay is that Virgil is a much classic poet than that of Homer, and T.S. Eliot has reasons to justify his case. वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वर्जिल है वो कहीं ना कहीं हमर से बेसिक क्लासिक है, बेस्ट क्लासिक पोइट है, और अपनी कारण भी बता रहे हैं। Therefore, Eliot goes on to say that Virgil's maturity of mind and the maturity of his age are exhibited in the awareness of history. ऐसा इसलिए बताते हैं कि उनकी मैच्योरिटी ऑफ माइंड है, मैच्योरिटी ऑफ हिज एज है, जो कि उनकी अवेयरनेस ऑफ हिस्ट्री में दिखता है। इट इज़ दिस मैच्योरिटी एंड वैरायटी ऑफ वर्जिल्स राइटिंग दैट मेक्स हिम अ क्लासिक। इसी की वजह से वर्जिल को क्या क्लासिक बनाते हैं। Eliot further adds, the classic poet exhausts not a form only but the language of his time. And when he is wholly classic poet, the language of his time will be the language of perfection. जब कोई पोइट अगर किसी लैंग्वेज में लिखता है और अगर वो क्लासिक है तो वो लैंग्वेज भी क्लासिक होगा, वो लिटरेचर भी क्लासिक होगा, वो माइंड भी क्लासिक होगा, उसमें परफेक्शन दिखेगा। So that it is not the poet alone of whom we have to take account. इसलिए हमें पोइट को ही नहीं लेना चाहिए एज ए क्लासिक, बट द लैंग्वेज इन विच ही राइट्स। इट इज़ नॉट merely that a classic poet exhausts the language, but that an exhaustible language is the kind which may produce a classic poet. Thus Eliot goes on to his admirations of Virgil and state further, no modern language can hope to produce a classic. No modern language can hope कर सकता है produce a classic in the sense in which I have called Virgil a classic. जिस सेंस में मैंने वर्जिल को क्लासिक किया उस सेंस में मॉडर्न लैंग्वेज ये होप नहीं कर सकता कि उसके पास कोई वर्जिल क्लासिक राइटर है। अवर क्लासिक, द क्लासिक ऑफ ऑल यूरोप इज़ वर्जिल। हमारे पूरे यूरोप का अगर कोई क्लासिक है तो सिर्फ एक ही है जो कि वर्जिल है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि इससे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए काम करने में भी मज़ा आता है। आप इसी तरह सपोर्ट करते रहें और मैं आपको टी.एस. एलियट के बारे में बताता रहूँ, हर क्रिटिकल एसेस के बारे में, हर तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँ।
So thank you for watching me. See you in the next video.